नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मदरसों को लेकर फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अब यह फैसला कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर क्यों चुनाव के वक्त ही सरकार को मदरसों की याद आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार इन मदरसों को अनुदान राशि दे रही है तो छात्रों को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने में हर्जी क्या है? आखिर क्यों कांग्रेस को ये फैसला चुनावी लग रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल शिक्षा विभाग के पास जितने मदरसे पंजीकृत है उन सबको हमने सिस्टम में लिया। इस बार हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा भी उनके लिए अनिवार्य की है। मध्य प्रदेश सरकार तो पहले से ही यूपी पैटर्न पर मदरसों पर निगरानी कर रही थी, लेकिन अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने फैसला किया है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को एजुकेशन सिस्टम से भी जोड़ा जाए। लिहाजा अब मदरसों के छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। जाहिर है कि प्रदेश में मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान राशि मिलती है, इसलिए सरकार इन सरकारी सिस्टम से जोड़ने पर जोर दे रही है। इतना ही नहीं, गृह विभाग तो मदरसों की रजिस्ट्रेशन की जांच भी करवा रहा है। चाहते हैं कि वहाँ के बच्चों का भी पंजीयन सरकार की व्यवस्था में। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं, पैदा होने वाले बच्चे और फिर जो स्कूल में जाने वाले जहाँ तक पहुँचे उनकी उसमें गैप है। मुझे लगता है कि उसमें बड़ी संख्या मदरसों में उन बच्चों का वास्तव में स्कूल शिक्षा विभाग में कोई पंजीयन नहीं है। इसलिए हम सबसे कहा है कि भाई एक बार सारे मदरसे जो भी शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं, उन सबको शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर मदरसों को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जाहिर है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से मदरसों पर कट्टरता का पाठ पढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर इस मसले पर बीजेपी को घेर रही है। मदरसे कई सालों से चल रहे हैं और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कल बनेंगे शिक्षा मंत्री। अभी तक उनको यह याद क्यों नहीं आई? अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, एक जाति वर्ग विशेष को टारगेट बनाकर विभाजन की रेखा खींचना है। मदरसों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। यूपी में तो मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जब मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों पर निगरानी बढ़ाने की बात कही थी तब भी खूब हो हल्ला मचा था। लेकिन चुनाव से पहले अब मदरसों को लेकर जो फैसला हुआ है उसे कांग्रेस चुनावी चश्मे से देख रही है, लेकिन बीजेपी फैसले को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के हित में बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है गुप्ता जी आपका। तो एक बार फिर मदरसों को लेके राज्य सरकार की जो फैसला है, या कहे कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान है, वो फिर विवादों में आ गया है। लेकिन क्यों हर चीज़ को चुनावी नज़रिए से देखें? और जो कांग्रेस ही सवाल उठा रही है वो भी अपनी तरफ जायज़ है कि शिक्षा मंत्री आज तो बने नहीं है, लगभग पिछले 2-2.5 साल में इस बारे में अगर कोई पहल कर लेते तो शायद ये विवाद खड़ा ना होता। कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री क्या कहेंगे, ये तो अलग विषय है। क्योंकि जो भी सरकार को करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मदरसों का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, सरकारी स्कूल का ना कर रहा है, ये एक नीतिगत फैसला है जी। यदि उनको लग रहा है कि हमें अनुदान दे रहे हैं तो इन शर्तों के साथ अनुदान दिया जाना चाहिए। तो सरकार जब अनुदान देती है तो अनुदान के साथ शर्तें होती हैं। अनुदान देने वाला शिक्षा विभाग होगा तो शिक्षा विभाग शर्तें लगा देगा। देखिए, कोई चीज बयानों से आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मत करिए। यदि वाकई आप सिस्टम सुधारना चाहते हैं, 20 साल से आपकी सरकार थी, मदरसों में यदि कुछ भी मजहब की शिक्षा दी जा रही थी या ऐसी शिक्षा दी जा रही थी जो उनको समाज से जो है अलग करती थी या समाज में अलगाव पैदा करती थी, तो उसको लेकर आप कार्रवाई कर सकते थे। तो ये पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी ना।
अब आज के तो ऐसी चीजें सुन के हंसी आती मनोज जी, जब इस तरह की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि आप 2-2 दशक तक सरकार में रहे और हम ऐसा सोच रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं किया? और चुनाव के टाइम में क्यों सोचा था? तब तक दिमाग नहीं चलता कि एक बार कि पोलराइजेशन कर दिया जाए। ये तो बहुसंख्यकों को भी सोचना चाहिए कि हम इस मुद्दे पर कब तक वोट देंगे। अन्यथा जो उनके मुद्दे हैं, भाई आप आज प्रधानमंत्री जी कह के गए कि सब पेट्रोल बाकी राज्यों में सस्ता है, मध्य प्रदेश में भी तो लोगों को सोचना चाहिए कि इतना सस्ता पेट्रोल हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ये पोलराइजेशन के मुद्दे जो है ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, इससे होगा कुछ नहीं। उन्होंने एक बयान दिया है और उसका नतीजा मुझे लगता है कुछ बहुत ऐसा सकारात्मक दिखेगा नहीं। तो बेहतर नहीं होता कि बयान की जगह एक आदेश जारी कर देते कि भैया नए शिक्षा सत्र में ये व्यवस्था रहेगी, तो शायद ये बखेड़ा भी नहीं होता और जो उससे भी लगता कि उनकी मंशा ठीक ठाक थी। क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा कराने की कह रहे हो 5वीं 8वीं, तो ये तो अच्छा ही कदम है। नहीं, कोई कदम कोई भी खराब नहीं होता। आपने 8वीं पहले बोर्ड खत्म हो गया था, 5वीं बोर्ड खत्म हो गया था। आप देखिए तो अल्पसंख्यक शिक्षा में अल्पसंख्यक विभाग है, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, मदरसे का विषय उसका विषय है, मदरसों की शिक्षा उसका विषय है, ये शिक्षा विभाग का विषय नहीं है ना। यदि उसके अंतर्गत लाना है तो आप एक जो है उस विभाग की भी सहमति चाहिए कि वो अपने अंतर्गत आने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे आप ईसाई मिशनरीज के स्कूल भी तो है ना। आप यदि जब अल्पसंख्यकों की हम बात करते हैं तो व्यापक स्वरूप उसमें हो जाता है, लेकिन आप जब केवल मदरसों की बात करते हैं तो एक इंटेंशनल आपको उसमें पॉलिटिकल इंटेंशन ज्यादा दिखता है। इसलिए जो सरकार का नीतिगत इस मामले में कोई फैसला होगा, जो यदि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का उसका क्या मत होता है कि मदरसों को हम अनुदान देते हैं तो उनके साथ ये शर्तें अप्लाई करेंगे तो शिक्षा विभाग के बोर्ड के साथ इनको जोड़ा जा सकता है। तो ब्रजेश जी, जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन एक और बात है कि मदरसों की केवल बात हो रही है, लेकिन जब हम देखते हैं दमोह का गंगा जमुना स्कूल का जब मामला आता है कि किस प्रकार हिजाब पहनाया जाता है, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं, स्कूल का गुप्त रास्ता मस्जिद में खुलता है, तो सबसे पहले तो पूरे एक सिस्टम को सुधारा जाए कि एक निगरानी तंत्र बनाया जाए कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है। इंदौर में हम देखते हैं कि लंबे अरसे तक एक किताब पढ़ाई जाती, बाद में उसमें पता लगता है कि उसमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा था सरकार को लगता है वो गैरकानूनी है, FIR दर्ज होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। अब गंगा जमुना स्कूल के बाद अब ये मदरसों का विवाद। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर यदि हम बात करें शिक्षा विभाग की तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जब समान रूप से, चाहे यदि मदरसे सरकारी अनुदान ले रहे हैं तो उनको किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, ये अनुदान से पहले ही तय हो जाना चाहिए। मदरसों के साथ साथ यदि स्कूल की नियमित रूप से निगरानी हो रही थी तो मुझे लगता नहीं है कि दमोह जैसा मामला अचानक सामने आता। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि विभाग सिर्फ देख रहा है, कागजी कार्रवाई कर रहा है, वो मौके पर जाकर, धरातल पर जाकर स्कूलों को कभी निरीक्षण नहीं करता, जिनको अनुदान दे रहा है, जिनको जहां शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही, किस तरह से लूटमार चल रही है। आप देखिए कि कहाँ प्राइवेट स्कूलों का भी कोई निरीक्षण नहीं होता। जब कोई मामला हो जाता है, चाहे यदि स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप देखिए कि तमाम बसों की चेकिंग शुरू हो जाती है। तभी क्यों जागता है महकमा? यदि किसी स्कूल में एक मामला आ जाता है, हम देखते हैं मदरसों में ये पहली बार बात नहीं हो रही कि मदरसों में किस तरह से अनुदान मिल रहा है, वहाँ पे किस तरह से कट्टरता की शिक्षा दी जा रही है। हालांकि हम सारे मदरसों को उस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं जब तक कि कोई ऑथेंटिक नहीं हो, लेकिन आप देखिए कि वहां पे बाल आयोग की टीम निरीक्षण करती है, तब कई तरह की खामियां प्राप्त होती हैं। तब एक मदरसे पे आप संज्ञान ले लेते हो, तब भी बात यही कही जाती है कि सारे मदरसों का निरीक्षण करेंगे और उनका बाकायदा ये देखा जाएगा कि वहाँ किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, उनको आधुनिक बनाने की दिशा में काम करेंगे। हमने देखा है मनोज जी, यदि करने वाले होते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि किस तरह से उनने मदरसों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया। हमने वही व्यवस्था देखी असम में किस तरह से फर्जी मदरसे चल रहे थे, उनको बंद करने का काम किया। तो सरकार का ये काम है ना कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, ये सरकार का दायित्व है, ये सिर्फ चुनावी लाभ के लिए नहीं। उन्होंने मदरसों को सरकारी स्कूल में बदल दिया है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला असम का। तो आप देखिए कि जो करने वाला होता है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, जो आपने भी कहा है कि वो निर्देश जारी करता है, आदेश जारी करता है। यदि आप उनको अनुदान दे रहे हो तो आपका हक बनता है कि यदि सरकारी अनुदान मिल रहा है तो आपके अनुसार चले, वो आपके मापदंडों पर खरा उतरे, वहां पे गलत व्यवस्था तो नहीं हो रही। हम तो देख रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा था, ऐसे ऐसे मामले सामने आ गए। इसके बाद क्या किया, मदरसों में किस तरह से मजारें बन गई थी। दमोह में देखा सरकारी स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में आप देखिए किस तरह से यहाँ केंद्रीय विद्यालय में मदरसे देखेगा मजार बनी हुई थी और सांसद गई थी, कितना बवाल मचा। भोपाल का ही मामला, भोपाल का मामला है, राजधानी में। तो सरकारें इससे निश्चित तौर पर
सरकार का जो प्रशासन तंत्र है उनकी भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि जो सरकार के मापदंड हैं, किस तरह की पुस्तकें वहाँ पढ़ाई जा रही हैं, किस तरह की व्यवस्था है। यदि छात्रावास में कोई घटना हो जाती है तो हम देखते हैं तमाम छात्रावासों की चेकिंग की जाती है, तो किस तरह की विसंगतियां सामने आती हैं। लेकिन आप तभी क्यों जागते हो जब कोई मामला संज्ञान में आए। यदि मदरसे में एक घटना आ गई थी तो आप पहले भी कर सकते थे, अब तो आपको दुरुस्त करके दिखाना होगा वहाँ पे। यदि आप 8वीं की और 5वीं की वहाँ बोर्ड कर रहे हैं तो पहले आप एक तो देख लीजिए कि आपके मापदंडों पे वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। बाकी के मदरसों को बंद कराइए, अनुदान बंद कर दीजिए, जिसको धार्मिक शिक्षा देनी है वो अपने खर्चे पर दे, धार्मिक पद्धति से दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अनुदान दे रहे हो आप तो आपका दायित्व बनता है कि पूरे निगरानी हो आपकी, लेकिन सिर्फ इस तरह से बयानबाजी नहीं। चूंकि चुनावी साल है तो निश्चित तौर पर यदि मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मदरसों पे किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, किस तरह की परीक्षा पद्धति होगी वहाँ पर, तो ये चुनावी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इस तरह के बयान हम दिनेश जी सही कह रहे हैं, पहले भी कई बार सुन चुके हैं, चाहे ऊषा ठाकुर का बयान हो, मुख्यमंत्री का बयान हो, गृह मंत्री का बयान हो, तमाम तरह के ऐसे बयान सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद व्यवस्था दुरुस्त हुई क्या? तो ये सवाल तो खड़े करता है कि आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं एक तरह से एक वोट बैंक को साधने के लिए। जो आपकी रणनीति है वो कारगर तभी होगी जब आप उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपके आंकड़े हैं, आपके पास कितने मदरसे हैं, कितने लोगों को अनुदान देते हो। कम से कम जिनको आप अनुदान देते हो उनको तो जाकर रेमंडरी चेक कर सकते हो आपके क्या गड़बड़ी है वहाँ पे, और उनको दुरुस्त करोगे और आगे की व्यवस्था लागू करोगे तो उसका असर दिखेगा, उसका चुनावी लाभ भी आपको मिलेगा। सिर्फ जमा खर्चे से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो दिनेश जी, इसका दूसरा पहलू भी हम देखते हैं कि मदरसों के जांच की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लेकिन जो मिशनरी स्कूलों का आपने जिक्र किया है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वो सरकार के नियम ही नहीं मानते। अभी हाल ताज़ा मामला ही है कि ये आदेश दिया गया था भोपाल की, अगर हम केवल बात कर लें, कि 5वीं क्लास तक के बच्चों की जो छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई थी कि गर्मी तेज़ है, लेकिन हमने देखा जो प्राइवेट स्कूल थे संचालक उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया, बाकायदा स्कूल खुले, लेकिन एक भी स्कूल के खिलाफ ना जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, ना स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। हम देखते हैं कि फ़ीस को लेके कि हर साल वो मनमानी फ़ीस बढ़ा देते हैं, गाड़ियों के हम देखते हैं उसका किराया बढ़ा दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो मजबूर किया जाता है पेरेंट्स को कि आपको एक निर्धारित जगह से आपको ड्रेस खरीदनी है, निर्धारित जगह से आपको किताबें खरीदनी है, और मन माने उसके दाम बढ़ते जाते हैं। कहने को एक दो छोटे छोटे स्कूलों पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बाकी जगह वही ढर्रा चलता रहता है। तो जब आप सिस्टम सुधार रहे हैं तो केवल मदरसा ही क्यों, पूरा स्कूल विभाग का सिस्टम, कॉलेज का, या पूरा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बदलने पे बात हो? देखिए, ये प्रशासनिक विफलता होती है इस तरह की, और जो है जब यदि ठीक ठाक कोई अधिकारी होते हैं तो व्यवस्थाएं सुधारते हैं। आप देखिए ना कि जो शिक्षा में हम देखते हैं ना कई तरह की लेयर, एक सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड का है जो सीबीएसई स्कूल है, वो राज्य सरकारों की बातें ही नहीं मानते। सीबीएसई के जो स्कूल है, आप स्टेट बोर्ड वाले स्कूलों पर आप कुछ भी चला लीजिए, डीओ भी अपना डंडा चला लेता है, सब चला लेते हैं, कलेक्टर तो सीबीएसई पर भी उसका कुछ हुक्म नहीं होता, क्योंकि वो अलग नियमों के तहत चलते हैं। सीबीएसई का पैटर्न अलग होता है, वो राज्यों से मैच नहीं करता है, उनका कैलेंडर अलग होता है, वो भी राज्यों से मैच नहीं करता है। तो ये जो सामान्य स्कूल सीबीएसई स्कूल की बात करेंगे तो अलग चीज, लेकिन जब हम मदरसों पर आते हैं, या जो हम अभी आश्रम व्यवस्था भी कई कई ट्राइबल डिपार्टमेंट में है, तो वो आदिवासी क्षेत्रों में चलती है, वो भी संस्थाएं चलाती हैं। उसमें आदिवासियों को जो बीच में हमने देखा था ना कि मिशनरीज भी वहाँ एक्टिव हो जाती हैं, वो भी शिक्षा देने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक आदमी सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर जिस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, ये विषय तो उसका है ना। तो सरकार की जिम्मेदारी नैतिक ये है कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराए, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, ये उसका कर्तव्य है। और पैसा सरकार क्यों खर्च कर रही है, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए कर रही हो या किसी भी वर्ग के लिए कर रही हो। अल्पसंख्यक को हम बड़ा आसानी से उसको कह देते कि अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा है। जब सरकार पैसा खर्च कर रही है तो उनके नॉर्म से ऐसा नहीं, संरक्षण का तात्पर्य क्या है, अल्पसंख्यकों को और अल्पसंख्यक संख्या संस्थाओं को। संरक्षण का तात्पर्य ये तो नहीं है ना कि उनकी आप जांच ही मत करिए, उस पर कोई रोक नहीं है। गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि साहब उनकी हम जांच करेंगे, तो जांच करिए ना आप। इसके जांच के बाद ये तो रूटीन प्रोसेस है। यदि कहीं मान लीजिए किसी जगह ये माना जाता है आपराधिक तत्व है, तो कोई रोक थोड़ी होती है जांच के लिए। एक टीआई जाता है, जांच कर लेता है, उसके लिए इतने बवाल मचाने की जरूरत क्या है? ये तो डे टू डे का काम है। आपके पास सूचनाएं मिलती हैं कि कहीं गलत तत्व हैं, गलत लोग हैं, तो इंटेल भी होता है, अलग तरह की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, तो उसको कोई रोक थोड़ी है। और जो मदरसों में भी पढ़ाया जाता है
देखिए, जो तालीमी शिक्षा है, जो आप मजहबी शिक्षा है, वो एक अलग तरह की तालीम है। आप लोग उसको देते हैं, क्योंकि कुछ लोग भेजते हैं इस काम के लिए ना, कि हमें तो आपको मजहबी तालीम चाहिए, तो वो मदरसों में ही मिल सकती है मजहबी तालीम। तो जिनको यदि कैरियर बनाना है पढ़ लिख के, तो वो जाते ही नहीं है, हम मदरसे में पढ़ने थोड़ी जाते हैं। वो तो आप देखिए उसी तरह के जो स्कूल है, या तो सरकारी स्कूल में जाते हैं या मिशनरी स्कूल में जाते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर अलग तरह के घटनाक्रम हम देखते हैं क्या होते हैं। जो दमोह का स्कूल है, वो भले ही अल्पसंख्यक के वर्ग द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन क्या उसकी जांच का अधिकार नहीं था? क्या ये बताइए कि आश्चर्य नहीं होता कि एक मंदिर का, एक जो मस्जिद का रास्ता स्कूल से था? ये मतलब कितने आश्चर्यजनक बात है। कोई तो वहां बहुसंख्यक समाज के बच्चे पढ़ते होंगे ना, किसी ने तो घर में जाके बताया होगा कि ऐसे वहां मस्जिद का रास्ता है। होमवर्क कर रहे थे ना, वो तो आयतें रटवाई जाती थी, होमवर्क में दी जाती थी और बाकायदा वहां की दीवारों पे लिखी हुई। हाँ, लेकिन घर में तो बच्चे बताते होंगे ना कि आप जो भी बहुसंख्यक वहां पढ़ रहे थे, जिनके बच्चों के फोटो छपे, उन्होंने कभी तो घरों में बताया होगा। और चूंकि की ये बात प्रशासन तक नहीं पहुंची, आश्चर्यजनक है ना। और बड़ा वही तो हम कह रहे हैं कि आप पूरे सिस्टम की बात क्यों नहीं हो रही। और उसमें अभी तक आप देखिए, कोई शिक्षा विभाग से जुड़े आदमी पे हम देखते हैं कि स्याही फिक जाती है। कलेक्टर शिक्षा मंत्री के बयान के उलट बयान देते हैं। वो कलेक्टर के खिलाफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इनको हटा देना चाहिए। अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि उन पर उंगली नहीं उठाए। आजकल बड़ा आसान हो गया अधिकारियों को अपनी गलती से बच निकलने के लिए। मंत्री जी को आगे कर दो और मजहबी आप उसको मुद्दा बना दो, तो अधिकारी अपने आप बच जाता है, उसकी गलतियां छूट जाती है, पूरी सरकार उसको बचाने में लग जाती है। तो ये तो नेताओं को सोचना है कि ये ताजिंदगी ये चीजें नहीं चल सकती। यदि आपको राजनीति में वाकई सर्वाइव करना है, तो आपको विकास और दूसरे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, जो लोगों की जरूरतें हैं उस मुद्दे पे बात करिए। एक चुनाव, 4 चुनाव तक आप ये चीजें कर लेंगे, एक जनरेशन आप पूरी निकल गई, 2 जनरेशन निकल गई इन्हीं सब मुद्दों पे। अब थोड़ा सा तो एजेंडा चेंज करना पड़ेगा ना। अभी भी आप यूसीसी की बात हो रही है कि यूसीसी होगा तो फिर बाकी बातें होंगी, फिर दूसरी चीजें भी उठेंगी, क्योंकि मुद्दे को आपको उससे कनेक्टेड जितनी चीजें हो सकती हैं, चुनाव तक ये सारी चलेंगी। फिर 5 साल, 4, 4.5 साल इन मुद्दों पे बात नहीं होती है। फिर जब जिस राज्य में चुनाव होगा, वहां की परिस्थिति के अनुसार बात होने लगती है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक और भी पहलू देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो तो अपनी जगह है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अल्पसंख्यक छात्रों, जो मदरसा का जो छात्र है, उसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर या लैपटॉप हो। वो इसके साथ ही हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़ी संस्था फतवा जारी करती है कि जो लोग धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं वो कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, कि ना वो अंग्रेजी पढ़ें ना वो इंजीनियरिंग पढ़ें, कि वो केवल दीनी तालीम हासिल करें। एक खबर ये आती है मध्य प्रदेश में कि बाबा बागेश्वर की कथा में 100 शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये शिक्षा विभाग की जो खिचड़ी बनाई जा रही है, तो इससे किसका भला होगा? देखिए मनोज जी, इससे ना देश का भला होगा, ना जो जवान युवा पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, ना उनका भला होगा। किसी का भला नहीं होने वाला। शिक्षा व्यवस्था को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा यदि आप देश का भी भला करना चाहते हो, समाज का भी भला करना चाहते हो। अच्छी शिक्षा दोगे तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा हासिल करेंगे वो एक अच्छे युवा बन के निकलेंगे, अच्छे नागरिक बनकर निकलेंगे, वो देश का भला करेंगे, अच्छी दिशा में उनके कदम। और यदि शिक्षा नहीं मिलेगी, गलत दिशा में जाएंगे। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जो फ्री की योजना है ना, सरकार को शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसको अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पर देना चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि शिक्षा पर देंगे तो एक अच्छा नागरिक वो बना सकेंगे, तो जिससे पूरे देश का ही भला होगा। तो वो जो पद्धति है, चाहे कोई फतवा जारी करे चाहे ना जारी करे, उस पर भी रोक लगाना होगी। यदि आपको धार्मिक शिक्षा देनी, तो जिसके माता पिता चाहते हैं धार्मिक शिक्षा दे, सरकार उनको कोई अनुदान ना दे, उनकी एक अलग व्यवस्था कर देनी चाहिए। यदि सरकार अनुदान दे रही है और तो उसकी अलग एक मापदंड होना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई होगी, एक ये तय हो जाना चाहिए। दूसरा, जो एक शिक्षा माफिया हम कह सकते हैं जिसको, जो मन मर्जी चली है, इस पर एक अंकुश लगना चाहिए कि उसके मापदंड होना चाहिए। चाहे वो प्राइवेट स्कूल खोल रहा हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल रहा है, उसको किस तरह से काम करना है, कितनी उसकी फीस ले सकता है। आप देखिए कि उसको इस तरह से करना चाहिए कि आप सिर्फ इसको व्यवसाय ना बनाओ। ताजा उदाहरण है ना, जो नर्सिंग घोटाले की जांच हो रही, अगर हाईकोर्ट की टिप्पणी आप सुन लीजिए कि वो क्या क्या नहीं कह रहे हैं। ना वहाँ बाद भी शिक्षक थे, ना बिल्डिंग थी, और नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। अब वो कैसे लोग वहां से निकलेंगे सर्टिफिकेट लेके, प्रमाण पत्र लेके? आप देखिए क्या मरीजों की मदद करेंगे, वो लोगों को मौत बांटेंगे। आप ये सोचिए, किसी का उपचार नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, तो वो समाज के लिए एक तरह से ऐसे व्यक्ति पैदा कर रहे हो, आप ऐसे नागरिक बना रहे हो जो समाज के लिए आपको मुसीबत खड़ी कर देंगे। वो अपराध में जाएंगे, दूसरे काम करेंगे। लेकिन आप यदि सही शिक्षा दोगे, तो सरकार इस पर विचार क्यों नहीं करती? इस पर एक नई पूरी गाइडलाइन और
पूरी रणनीति और पूरी व्यवस्था क्यों नहीं बनाती कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से चलेंगे, वहाँ पे मनमर्जी चलेगी कि नहीं चलेगी। मिशनरी स्कूलों में चले जाओ तो वहाँ पे किस तरह की प्रार्थना हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। यदि किसी बजरंग दल का या किसी हिंदू सेना वाले का यदि कोई एडमिशन नहीं होता तो वो इसलिए गदर करता है वहाँ पे कि उसका एक प्रेशर बन जाए। लेकिन वहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, उनसे अपने राज्यों से ही नहीं सीखते, अपने शहर से ही नहीं सीखते कि एक स्कूल में यदि ज़्यादा लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है तो उनको दूसरे स्कूलों में लागू करना चाहिए। यदि एक स्कूल में अलग फीस है उसी क्लास की, हम देखते हैं 4 कदम चलिए दूसरे स्कूल में अलग फीस है, तो इसका कोई मापदंड बनना चाहिए ना। हर साल रेस बदल देते हैं, हर साल सिलेबस बदल जाता है। वो किताबें वही किताबें, आप देखिए कितना नुकसान होता है। वो किताबें हमने भी पढ़ा है, दिनेश जी ने हमसे पहले पढ़ा है। आप देखिए कि एक किताब है, वही किताबों से हम लेते रहते थे सीनियरों से और पढ़कर हम निकल गए। आज की तारीख में हमारे घर में यदि 2 बच्चे हैं कि अगली क्लास में एक पिछली क्लास में, उसकी अगले साल वो किताब काम ही नहीं आती, सारी की सारी रद्दी में चली जाती है। आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है। तो आप देखिए कि वही किताब में थोड़ा बहुत चेंज करके पूरा सिलेबस चेंज कर देते हैं, देखने वाला कोई नहीं है। तो ये देखेगा कौन? ये सरकार का दायित्व है ना कि कहाँ किस तरह की गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कोई नहीं देख रहा, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्तीकरण की बात की जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ पाठ्यक्रम बदलने के लिए, वो भी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें ज़्यादा गंभीरता से हो। बदलाव की बात हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन अंकुश लगाने की कोई ना शिक्षा माफिया पे, ना सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने की बात की जाती है। टीचर नहीं है और जो टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है, वो आधे समय तो दूसरे काम करते रहते हैं, कभी सर्वे करते हैं, कभी वो वोटर लिस्ट दुरुस्त करते हैं, कभी ड्यूटी करते हैं, चुनाव भी होते रहते हैं। हर साल तो चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव। और अब तो बाबाओं की सेवा में भी लगाने लगे, अब तो बाबाओं की सेवा में भी लगाने लगे। तो कम से कम इस व्यवस्था को तो दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल उसमें गंभीरता से विचार करता हो। किसी के भी घोषणा पत्र में आप स्कूटी बांटने का, आप लैपटॉप बांटने का तो आएगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे हम दूसरे राज्यों से देखकर, दिल्ली से देखकर, उस पर कोई विचार नहीं करता कि हम सरकारी स्कूल किस तरह से बना देंगे, प्राइवेट की तरह वहाँ पे लोग जाएं पढ़ें, अपने घर में बैठ के देख ले कि आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे नहीं। तो आप उस तरह की व्यवस्था नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करोगे, क्योंकि उससे बयान से आपको फायदा मिल रहा है, व्यवस्था दुरुस्त करने से आपको कोई वैसा फायदा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो इतना ही कह सकते हैं कि रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। बहरहाल अब समय की कमी, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो निश्चित तौर पर शिक्षा एक आदमी को मनुष्यता सिखाती है, उसको इंसान, एक परिपक्व इंसान बनाती है, जिम्मेदार इंसान बनाती है। लेकिन अगर उस शिक्षा के नाम पर व्यापार होने लगे, अगर उसको धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाने लगे, अगर उसके भविष्य से खिलवाड़ किया जाने लगे और केवल उद्देश्य यही हो कि केवल आप फीस ले लें, सरकारी अफसर मुंह बंद करके बैठे रहें और जो मंत्री हैं विभाग के वो राजनीतिक बयानबाजी करते रहें, तो ना इससे शिक्षा का भला होगा, ना देश का भला होगा, ना जो छात्र हैं उनका भला होगा। तो समय आ गया है कि एक समग्र शिक्षा नीति पर बात की जाए, जिसमें ना मदरसों की बात हो, ना जिसमें दीनी तालीम की बात हो तो केवल अच्छी और बढ़िया शिक्षा की। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।